गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे आवास के बारे में, शेल्टर के बारे में। तो शेल्टर क्या होता है? करें पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का विशाल समूह है। इनके रहने के स्थान को हम आवास कहते हैं। आवास में रहकर सभी जीव जंतु अपना पोषण और सुरक्षा करते हैं। अगर हम अपने आवास की बात करें तो हमारा जो घर है वो क्या है? हमारा आवास है। सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अपने आवास का प्रबंध कर लेते हैं। मतलब जिसको जहाँ रहना पसंद है उसके अनुसार जो है वो अपने आवास को देख लेता है। ठीक है, जहाँ उसको सुरक्षा मिले, भोजन मिले। अलग अलग जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीव तालाब में रहते हैं, कभी कुछ जीव जो है जंगल में रहते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं, तो कुछ आकाश में उड़ते हैं। आवास की परिभाषा क्या है कि वह परिवेश जिसमें कोई जीव रहता है वह उसका आवास कहलाता है। आवास के आधार पर सभी जीवों को भोजन, वायु और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आवास का मतलब क्या है? निवास करने का स्थान। अब आवास के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय मतलब जो स्थल पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, मरुस्थल, जंगल, तट या फिर किसी पर्वत क्षेत्र पर रहते हैं। जलीय मतलब जो जल में, तालाब, समुद्र, नदियाँ, झील, इसमें रहते हैं। ठीक है। अब स्थलीय आवासों के प्रकार हैं घास स्थल। ठीक है, तो ऐसे स्थानों में वृक्ष और पौधे अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे घास स्थल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ का मौसम जो है वो निश्चित समय के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो भूरे रंग के होते हैं। उनमें तेज दौड़ने की विशेषता होती है और अलग अलग प्रकार की संरचना के जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर है मरुस्थल। तो कहना है इन क्षेत्रों में जल की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए मरुस्थल में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन में भूमि के अंदर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का इस्तेमाल करते हैं। मरुस्थल में रहने वाले जीवों के पैर लंबे होते हैं और जो रेत की गर्मी से उन्हें दूर रखते हैं। जैसे कि आपका कैमल के पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं। ऐसे जीवों में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। जब पानी नहीं पियेंगे तो वॉशरूम कैसे जाएंगे ना। और मल जो है इनका वो सूखा हुआ होता है। इनके शरीर में पानी की मात्रा कम होने से इन्हें पसीना ही बहुत कम आता है। और ऐसे जीव जो हैं जो मरुस्थल में रहते हैं बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं। जीवों की तरह ही यहाँ के पौधों में जल की बहुत कम मात्रा उत्सर्जित होती है, निकलती है। इन पौधों की पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती है। कुछ पौधों पत्तियों बहुत छोटी और कांटों की तरह होती हैं। इन पौधों के तने पर एक मोटी मोमी परत होती है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। कैक्टस और नागफनी मरुस्थल पौधों के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है आपका पर्वतीय स्थल। ऐसे क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। इन क्षेत्रों में हिमपात मतलब बर्फ गिरती है। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की त्वचा मोटी होती है जो ठंड के प्रभाव से इन्हें बचाती है। इन जीवों के खुर, इनके पैर मजबूत और बड़े होते हैं जो ढालों पर दौड़ने में इनकी हेल्प करते हैं। इन क्षेत्रों में शंकुआकार के वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की भी होती हैं। इसमें वर्षा का जल और हिमपात आसानी से नीचे चला जाता है। उसके बाद है जलीय आवासों के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, तालाब और झील और समुद्र। ठीक है, तालाब और झील में जैसे जल में रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना उन्हें जल में तैरने में हेल्प करती है और जीव जल से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसके लिए इनमें गलफड़ा या गिल्स होते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों की जड़ें जलाशय के नीचे मिट्टी में स्थिर होती हैं। इन पौधों की जड़ें छोटी होती हैं और इन्हें इसी कारण खनिज और पोषण तत्वों का अवशोषण तनों के माध्यम से होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। कुछ पौधे जल में पूरी तरह डूब जाते हैं। इनकी पत्तियां संकरी और लंबी होती हैं। जल में रहने वाले पौधों के तने स्पंजी होते हैं। इनके तनों में वायु कोश होता है और ताकि वे अपने पानी की ऊपरी सतह पर तैर सकें। समुद्र में क्या, समुद्र का जल खारा होता है। यहाँ पर रहने वाले जंतु और पौधे जो हैं जल में विलय वायु मतलब ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टोपस और स्किपट के अलावा यहाँ रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना धारारेखीय होती है। ये आकृति उन जल में गति करने में हेल्प करती है। इनमें जीवों में गिल पाया जाता है जो सांस लेने में उनकी हेल्प करता है। डॉल्फिन जो है वो समुद्री जीव है लेकिन उसमें गिल्स नहीं होते हैं। ये जीव वात छिद्रों में से सांस लेता है। और भी कुछ हैं। अब यहाँ पे जो है जीवों के पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, उनके रहने की जगह ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है आवास के घटक। आवास के घटक कौन कौन से होते हैं? पहला है आपके जैव घटक। जैव घटकों में मनुष्य, पौधे और जीव जंतु होते हैं। इन सभी घटकों में आपस में संबंध होता है। इन घटकों के संबंध का प्रमुख कारण क्या है? भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन जीवों के भोजन प्राप्त करने के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले है उत्पादक जो मतलब बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं। उपभोक्ता जो उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें शाकाहारी, मसाले, सर्वाहारी आते हैं। फिर है आपका अपघटक, वो जो सड़े गले पदार्थ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर आते हैं आपके अजैव घटक। इसमें 3 प्रकार के, जलवायु, अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व।
ठीक है। जलवायु में आपका सूर्य का प्रकाश, जल, तापक्रम और प्रकाश आता है। कार्बनिक में आपके खनिज, लवण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। और कार्बनिक में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका आवास और अनुकूलन। कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके आवास स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे मछली केवल जल में ही रह सकती है और ऊँट मरुस्थल में रहते हैं। मनुष्य स्थल पर रहते हैं, वो जल में नहीं रह सकते हैं। इसका कारण अनुकूल, मतलब जो उनके अनुकूल हो। अलग अलग प्रकार के जो जीवों मनुष्य, पेड़ पौधों को जीवित रहने, वृद्धि करने के लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो जिस जगह उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं वो उस जगह रहना पसंद करते हैं। रैन बसेरा क्या होता है कि भारत में कई ऐसी जगह पर ऐसे स्थान बनाए गए जहाँ बेघर लोग विपरीत परिस्थितियों, वर्षा, कड़ाके की ठंड आदि में अपनी रात बसर कर सकते हैं। इस स्थान को रैन बसेरा हम कहते हैं। कुछ रैन बसेरों में खाना और बिस्तर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कुछ लोग मौसमी आवागमन करते हैं। ऐसे लोग घने जंगलों, गर्म और ठंड स्थानों से आकर अस्थायी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं। ऐसे आवागमन को ऋतु प्रवास अथवा रैन बसेरा हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो कह रहे हैं परिवहन क्या है कि प्राचीन काल से आज तक यातायात और संचार के साधनों में लगातार विकास हो रहा है। मतलब परिवहन जिस चीज़ का इस्तेमाल करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। तो यातायात संचार के साधन किसी भी देश के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की सुरक्षा में सहायक होते हैं। प्रारंभ में मनुष्य पैदल चलता था और स्वयं ही अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करता था। पशुपालन के बाद मनुष्य ने पशुओं को यातायात साधनों के रूप में इस्तेमाल किया। पहिए के आविष्कार से परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज मनुष्य तीव्रगामी वायुयानों द्वारा कुछ ही घंटों में दुनिया किसी भी कोने में पहुंच जाता है। हजारों टन भार ढोने के लिए आज रेलगाड़ियां, समुद्र जहाज, विमान और दिन रात मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम के रूप में जैसे जमीन के अंदर काफी नीचे से पाइप द्वारा निकाला जाता है, ऐसे रिफाइनरी द्वारा साफ करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, LPG गैस, मोम, कोलतान और ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। यदि ये भंडार समाप्त हो गए तो हमें कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो आज जो है मुख्य 4 साधन हैं किसके? परिवहन के। पहला है सड़क परिवहन, मतलब जब आप परिवहन सड़क के द्वारा करो। रेल परिवहन जब रेलगाड़ी के द्वारा करो। जल परिवहन जब जल के द्वारा, मतलब जहाज के द्वारा, या मतलब जो ये बोट्स वगैरह चलते हैं इनके द्वारा। वायु परिवहन मतलब एयरलाइंस, ठीक है, जो हवाई जहाज चलते हैं। ठीक है। तो ये सड़क परिवहन के बारे में बताया कि भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो सड़क प्रणाली है। भारत सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और जिला स्तरीय सड़कों में बांटा गया है। सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH7 है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से गुजरता है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे बताया गया सड़क के बारे में। अगर हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना, तो ये परियोजना भारत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। इस राजमार्ग परियोजना की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कुल कितने राजमार्ग हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 143 है। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना क्या है कि यह परियोजना श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ती है। इस राजमार्ग की लंबाई 4000 किलोमीटर है और 13 राज्यों से आगे गुजरती है। पूर्व पश्चिम परियोजना क्या है? ये परियोजना सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। सिलचर मतलब असम। इसकी कुल लंबाई 3300 किलोमीटर है, 3300 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। सुरंग, जवाहर सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर स्थित है। इसको सबसे बड़ी सुरंग कहते हैं। जालंधर से उड़ी तक जाती है ये। ठीक है भाई। सबसे उस सड़क कौन सी है? मनाली लेह राजमार्ग की है। राजमार्गों की कुल लंबाई भारत में सड़कों की कुल लंबाई के लगभग 2.5%। तो आपको जो है इन सब की नंबरिंग जरूर याद करनी है। ये नंबरिंग पूछ लेते हैं। उसके बाद रेल परिवहन की बात करें तो रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी रेल प्रणाली है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,273 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल मार्ग जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 3751 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी 1905 में। ठीक है।
सबसे लंबा जो रेल पुल है वो सोन नदी पर है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिमी बंगाल में है। इसकी लंबाई 2733 फुट है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता शुरू हुई थी। भारत में पहली विद्युत रेल 1925 ईस्वी में बम्बई से कुर्ला के बीच चली थी। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी सुरंग कोंकण रेलवे है। यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। भारत के कुल रेल मार्गों में लगभग 71% ब्रॉड गेज की क्षमता है। कोंकण रेलवे रोहा स्टेशन को मंगलौर से जोड़ता है। भारतीय रेल 16 मंडलों में भी बटा हुआ है। ये 9 मंडल में बटा हुआ था। उत्तर रेलवे में रेल मार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा है, जबकि दूसरा स्थान पश्चिमी रेलवे का है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन मार्ग है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना की पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को तीसरी से शारदा के बीच चली थी। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना जापान और कोरिया कंपनियों के सहयोग से बनाई गई थी। तो ये था आपका रेल परिवहन। उसके बाद है आपका जल परिवहन, कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए 1986 ईस्वी में केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। जल मार्गों को जो बांटा गया है वो है आंतर जल मार्ग, समुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक मतलब आंतर जल मार्ग में देश के अंदर आंतरिक भागों में नहरों, झीलों और नदियों परिवहन को शामिल किया गया है। भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नदियों और नहरों द्वारा तय किया जाता है।